नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। अभी हम लोग मुद्दे की बात कार्यक्रम में बातचीत करने वाले हैं एक बेहद ही रोचक और महत्वपूर्ण खबर पर। आप स्लाइड में पीछे देख रहे होंगे IAS टॉपर शाह फैजल बने फिर से IAS, है ना। थोड़ा रोचक ऐसा लग रहा है ना कि भाई जो IAS टॉपर है वो फिर से IAS कैसे बन रहा है, क्या कारण है, क्या इसमें चीज़ें जुड़ी हुई हैं, इस पर हम आज की मुद्दे की बात में चर्चा करने वाले हैं। शाह फैजल एक IAS ऑफिसर रहे थे और इन्होंने IAS में रैंक 1 हासिल किया था, यानी कि IAS टॉपर ये रहे थे 2009 बैच में, है ना। 2009 बैच में ये IAS का इम्तिहान दिए थे और उसके बाद 2010 में इसका फाइनल रिजल्ट आया था और इसमें इन्होंने टॉप स्थान हासिल किया था, रैंक 1 स्थान हासिल किया था। ठीक है, तो आखिर क्या ऐसा कारण बना कि यह जो हेडलाइन है मैंने लिखा है कि IAS टॉपर शाह फैजल बने फिर से IAS। ठीक है, इनके साथ क्या ऐसी परिस्थितियां रहीं, क्या इनके साथ जो सिचुएशंस हैं वो यहाँ पर सामने दिखती हैं, जिसके आधार पर हम इस विषय को लेकर के आए हैं। पहली बात तो ये हमें समझनी है कि 2009 बैच के टॉपर रहे थे ये, और इन्होंने 2019 में इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, 2019 की शुरुआत में ही इन्होंने इस्तीफा दे दिया था अपने IAS के पद से। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर, जब शाह फैजल ने इस्तीफा दे दिया तो फिर से वो IAS कैसे बन सकता है? फिर से IAS बनने के लिए तो उसे एग्जाम देना चाहिए, परीक्षा देनी चाहिए IAS की, तभी तो, है कि नहीं? तो उसने इस्तीफा तो दे दिया। अब कहानी आगे बढ़ती है। इस्तीफा दे दिया और उसके बाद क्यों इस्तीफा दे दिया, इसका कारण ये था कि वो राजनीति में आने का फैसला ले चुके थे। ठीक है, राजनीति में आने का फैसला ले चुके थे और उन्होंने एक पार्टी भी गठित की, राजनीतिक पार्टी भी गठित की, जिसका नाम था JKPM। JKPM का फुल फॉर्म है जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट, है ना, पीपल्स या पीपल्स मूवमेंट। ठीक है, मूवमेंट। ठीक है, तो यहां पर आप समझ रहे हैं जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट नाम से यह राजनीतिक पार्टी इन्होंने बनाई थी शाह फैजल ने, और जम्मू कश्मीर के ही ये थे भी। शाह फैजल जम्मू कश्मीर के ही निवासी थे और जम्मू कश्मीर से IAS परीक्षा में रैंक 1 लाने वाले पहले व्यक्ति थे। तो ये अपने आप में एक बहुत चर्चित विषय भी रहा था। जब ये IAS टॉप किए थे उस दौरान 2009 बैच में, जब इन्होंने IAS की परीक्षा में रैंक 1 हासिल किया था, तो फिर उस दौरान बहुत चर्चा के विषय रहे थे। एक तो रैंक 1 लाए थे, दूसरा कि जम्मू कश्मीर से पहले ऐसे व्यक्ति थे जो कि रैंक 1 लाए थे। तो इस लिहाज से ये अपने आप में एक ख्याति प्राप्त व्यक्ति के तौर पर उस दौरान जाने गए थे। लेकिन 2019 में जब इन्होंने इस्तीफा दे दिया अपने IAS के पद से, तब यह अपने आप में एक अचंभित करने वाली बात। इन्होंने कहा कि भाई मैं राजनीति में आना चाहता हूँ, राजनीति में मेरी दिलचस्पी बढ़ रही है और मैं चाहता हूँ कि राजनीति में आकर करके उसके माध्यम से मैं लोगों की सेवा करूँ, और इस लिहाज से उन्होंने JKPM की स्थापना की। ठीक है, लेकिन स्थिति ये हो गई कि शाह फैजल को बाद में राजनीति रास नहीं आने लगी। उन्हें ऐसा लगने लगा कि राजनीति में जिस ऑब्जेक्टिव के साथ, जिस लक्ष्य के साथ वो आए थे, वह लक्ष्य सही तरीके से अचीव नहीं हो पा रहा है, और राजनीति में जो उठापटक की स्थितियां दिनों दिन बनती रहती हैं वो उससे अधिक ताल्लुक नहीं रखते थे। ठीक है, तो इन परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने फिर से क्या किया, फिर से उन्होंने IAS को ज्वाइन करने की बात सोची। अब लेकिन आपके मन में जो सवाल पहले से ही बन रहा था कि भाई IAS से जब इस्तीफा दे दिए तो फिर वो कैसे IAS बन सकते हैं। देखो दोस्तों, यहाँ पर एक इंटरेस्टेड बात यह है कि शाह फैजल ने IAS के पद से इस्तीफा तो दे दिया था, लेकिन उनके इस्तीफे को स्वीकार नहीं किया गया था, एक्सेप्ट नहीं किया गया था अभी तक। इस वजह से वो फिर से IAS के तौर पर काम करने योग्य बने हुए हैं।
यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं कि जो DOPT है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, ठीक है, जिसे हिंदी में कहा जाता है कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, तो कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के अंतर्गत अभी भी शाह फैजल जो है एक सर्विंग ऑफिसर के तौर पर ही जाने जाते हैं, है ना। लेकिन अभी तक उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया। इस्तीफा तो उन्होंने दे ही दिया था, लेकिन उनके इस्तीफे को स्वीकार नहीं किया गया था केंद्र सरकार के द्वारा अभी तक, ठीक है। और इस कारणवश ही वो फिर से जो नौकरी में आने की उन्होंने बात सोची और अपने इस्तीफे को उन्होंने वापस ले लिया और अब उन्हें पद नियुक्त किया भी गया है। और कल्चर मिनिस्ट्री में, जो संस्कृति मंत्रालय है भारत सरकार का, उसमें उन्हें डिप्टी सेक्रेटरी के तौर पर, उप सचिव के तौर पर उन्हें अब नियुक्त कर दिया गया है। ये आज की घटना है ना। ये समाचार इंडियन एक्सप्रेस पेपर में आया है भी, और भी कई समाचार पत्र हैं जहां पर इस संदर्भ में जानकारी मिल रही है। लेकिन अब हमारे लिए जो मुद्दे की बात है वो दरअसल ये है कि IAS संबंधित जो प्रक्रिया है त्यागपत्र की, वह क्या है, इसे समझना चाहिए, है ना। क्योंकि अपने आप में एक रुचिकर तथ्य हो गया कि IAS कोई व्यक्ति बनता है और वह फिर इस्तीफा देता है, तो इस्तीफा स्वीकार करने के कंटेक्स्ट में क्या प्रावधान है और इस्तीफा देने के संदर्भ में क्या प्रावधान है, ये हमें जानकारी में होनी चाहिए, है कि नहीं। तो हम इसी पर विशेष तौर पर बातचीत करेंगे। शाह फैजल जो हैं वो तो इस पूरी प्रक्रिया में एक उदाहरण के तौर पर सामने आते ही हैं, लेकिन हमें इस पूरी प्रक्रिया को एक बार समझने की जरूरत है कि आखिर इसमें क्या कुछ प्रावधान सामने आते हैं। देखो यहाँ पर दरअसल ये है कि जो DOPT है ना, DOPT यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, इसी ने इस्तीफा के बारे में, इस्तीफा को स्वीकार करने और न करने के बारे में प्रावधान कर रखे हैं। DOPT का कहना है कि जो इस्तीफा दिया जाता है किसी भी IAS अधिकारी के द्वारा, तो वह स्पष्ट होना चाहिए और वह बिना किसी शर्त का होना चाहिए। दो बातें इसमें क्लियर हैं कि एक तो जो इस्तीफा है वो स्पष्ट हो, उसमें क्लैरिटी हो, और दूसरा हो कि वह अनकंडीशनल हो, बिना किसी शर्त का हो। अखिल भारतीय सेवा मृत्यु सह सेवानिवृत्ति लाभ नियम 1958 तो इस नियम के मुताबिक जो रूल 5A और रूल 5 है ना, रूल 5 और रूल 5A, इसमें इससे संदर्भित जो भी प्रावधान हैं उनकी चर्चा की गई है। यहां पर ध्यान रखिएगा कि जो भी व्यक्ति, मान लो कि कोई भी व्यक्ति IAS ऑफिसर है, तो वह इस्तीफा किसे सौंप सकता है। तो जो भी व्यक्ति IAS ऑफिसर है वह किसी न किसी राज्य के कैडर में ही होता है। तो जो राज्य के कैडर में है वह अपने राज्य के मुख्य सचिव को अपना इस्तीफा सौंपता है। मान लो कि बिहार राज्य में कोई IAS ऑफिसर है और वह इस्तीफा देना चाहता है, रिजाइन देना चाहता है, तो फिर वह अपने चीफ सेक्रेटरी को, स्टेट के चीफ सेक्रेटरी को, मुख्य सचिव को अपना इस्तीफा सौंपता है। यदि कोई IAS ऑफिसर डेपुटेशन पर, वो केंद्र सरकार में काम कर रहा है, केंद्र सरकार के अंतर्गत वह काम कर रहा है, डेपुटेशन पर आया हुआ है, तो फिर ऐसी स्थिति में वह यदि इस्तीफा देता है तो उस विशेष मंत्रालय या विभाग के जो सचिव हैं उसको वह इस्तीफा सौंपता है, और वह जो विभाग या मंत्रालय है, वह मंत्रालय या विभाग उस इस्तीफे को उस पार्टिकुलर स्टेट कैडर में भेज देता है जहां से वह IAS ऑफिसर बिलोंग करता है ना। यहां पर बात समझ रहे हो ना। मान लो कि आप एक IAS ऑफिसर हैं, आप खुद को ही मान लीजिए ना, आप एक IAS ऑफिसर हैं और आप किन्हीं कारणों से इस्तीफा देना चाह रहे हैं और आप डेपुटेशन पर गए हुए हैं केंद्र सरकार में, वहां पर काम कर रहे हैं। मान लो कि केंद्र सरकार में आप रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत काम कर रहे हैं, तो रक्षा मंत्रालय के सचिव को आप अपना इस्तीफा सौंपेंगे, और रक्षा मंत्रालय के सचिव को इस्तीफा सौंपने के बाद अब आपका तो काम पूरा हो गया, आपने इस्तीफा दे दिया है। अब इस्तीफे को स्वीकार करने से संबंधित जो आगे की प्रक्रियाएं हैं, अब वो उस आधार पर नियंत्रित होंगी, संचालित होंगी कि जो
रक्षा मंत्रालय का जो डिपार्टमेंट है वह भेजेगा उस इस्तीफे को आपके स्टेट कैडर में। मान लीजिए कि आप बिलोंग कर रहे थे उत्तर प्रदेश के कैडर से, तो आपके उत्तर प्रदेश कैडर में भेज दिया जाएगा वह इस्तीफा, और यहाँ से रिकमेंडेशन मिलने के बाद तब फिर आगे की कार्रवाई शुरू होती है। आगे की कार्रवाई के अंतर्गत होता यह है कि यदि आप आईएएस हैं तो आईएएस के कंटेक्स्ट में जो फाइनल अथॉरिटी होती है इस्तीफे को स्वीकार करने के लिए वो होता है जो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग का मिनिस्टर ऑफ स्टेट है। वहाँ का जो राज्य मंत्री है वो आईएएस के संदर्भ में फाइनल अथॉरिटी होता है इस्तीफा को स्वीकार करने के संदर्भ में। यदि कोई व्यक्ति आईपीएस है तो जो मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स है, जो गृह मंत्री हैं, वो उसके इस्तीफे को स्वीकार करते हैं। और आईएफओएस यानी कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के कंटेक्स्ट में इस्तीफे को स्वीकार करने की जो फाइनल अथॉरिटी होती है वो होता है पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री, है ना। तो तीनों जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं, इन तीनों के लिए अलग अलग जो मंत्री होते हैं यही फाइनल अथॉरिटी होते हैं इस्तीफा स्वीकार करने के लिए, है ना। यहाँ पर ध्यान रखिएगा जो हमने आपसे बातचीत की कि आईएएस, आईपीएस और आईएफओएस ये तीनों क्या हैं? अखिल भारतीय सेवाएं हैं, ऑल इंडिया सर्विसेज। और यहाँ पर हम बातचीत किया कर रहे हैं अखिल भारतीय सेवा नियम 1958 की ही बात कर रहे हैं। इसी के आधार पर इन तीनों में से किसी का जो इस्तीफा है वो स्वीकार किया जाता है। तो आईएएस के संदर्भ में जो फाइनल अथॉरिटी होती है वो डीओपीटी के अंतर्गत जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, वो इसके इस्तीफों को स्वीकार करता है। आईपीएस के कंटेक्स्ट में जो मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स है, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स यानी कि गृह मंत्री, वो इस्तीफा स्वीकार करते हैं फाइनली। और आईएफओएस के कंटेक्स्ट में जो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री, है ना। तो इन तीनों अखिल भारतीय सेवाओं के लिए अलग अलग जो होते हैं वही फाइनल अथॉरिटी होते हैं इस्तीफा स्वीकार करने के लिए। तो ये एक प्रक्रिया अपनाई जाती है इस्तीफा देने के संदर्भ में और इस्तीफा स्वीकार करने के संदर्भ में। इस्तीफा देने के संदर्भ में मैंने आपको बता दिया कि यदि स्टेट में है वो व्यक्ति तो फिर अपने स्टेट के चीफ सेक्रेटरी को सौंपेगा इस्तीफा, और यदि वो डेपुटेशन पर केंद्र सरकार में कहीं पर प्रतिनियुक्त किया गया है, प्रतिनियुक्ति पर गया हुआ है, तो फिर वहाँ के जो सेक्रेटरी होते हैं उस पार्टिकुलर मिनिस्ट्री के या फिर डिपार्टमेंट के उस सेक्रेटरी को इस्तीफा सौंप दिया जाता है। देन फिर वो इस्तीफे को भेज दिया जाता है स्टेट कैडर में, और देन फिर आगे की प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं जबकि इस्तीफा स्वीकार न किया जा सके, है ना। कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं जबकि इस्तीफे को स्वीकार न किया जा सके, और इसमें से पहली एक परिस्थिति ये देखी जाती है कि यदि कोई ऑफिसर निलंबित है, सस्पेंडेड है और उस पर कार्रवाई चल रही है, तो फिर ऐसे में उसके इस्तीफे को स्वीकार नहीं किया जाएगा क्योंकि उस पर तो कार्रवाई चल रही है ना। तो यहां पर ध्यान ये बात रखी जाती है कि यदि वो सस्पेंडेड है और उसने इस्तीफा देना, अपना इस्तीफा दे दिया, तो फिर उसके इस्तीफे को स्वीकार नहीं किया जाएगा। दूसरा कंडीशन है कि यदि अधिकारी ने कोई विशेष बॉन्ड पर हस्ताक्षर कर रखा है, मान लो कि आप आईएएस ऑफिसर हैं और आप इस्तीफा दे देते हैं, तो फिर ये चेक किया जाएगा कि आपने कोई ऐसे बॉन्ड पर साइन तो नहीं कर दिया है पहले से, जैसे कि अध्ययन करने के लिए, जैसे कि किसी स्कॉलरशिप के लिए, जैसे कि किसी फेलोशिप के लिए, किसी ऐसे काम के लिए, इनमें से किसी ऐसे काम के लिए आपने यदि साइन कर रखा है सरकार के बॉन्ड पर कि हम इतने वर्षों तक आपकी सेवा करेंगे ही, तब फिर आपके इस्तीफे को स्वीकार नहीं किया जाएगा इस पार्टिकुलर कंडीशन में। और दूसरा है निलंबित व्यक्ति के कंटेक्स्ट में, यदि वो इस्तीफा देता है तब भी उसके इस्तीफे को, जब तक कि केस समाप्त न हो जाए तब तक उसके इस्तीफे को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
यहाँ पर इस बात का ध्यान रखा जाता है किसी भी व्यक्ति के इस्तीफे को स्वीकार करने के लिए, आईएएस अधिकारी जो भी है उसके इस्तीफे को स्वीकार करने से पहले दो बातों का निश्चित तौर पर ध्यान रखा जाता है। पहली बात ये कि उस पर किसी प्रकार का बकाया तो नहीं है, ड्यूज तो नहीं है, और दूसरी बात ये कि विजिलेंस के कॉन्टेक्स्ट में उसकी क्या स्थिति है ना। इन दोनों बातों को आधार बनाया जाता है किसी भी आईएएस ऑफिसर के इस्तीफे को स्वीकार करने के कंटेक्स्ट में। अब यहाँ पर हमने जो बात कही कि भाई शाह फैजल के इस्तीफे को वापस लेने की बात यहाँ पर की जा रही है और इस्तीफा वो वापस ले चुके हैं, अब उनको डिप्यूट भी कर दिया गया है, डिप्टी सेक्रेटरी के तौर पर उनको नियुक्ति भी मिल गई है संस्कृति मंत्रालय में। तो यहाँ पर जो बात आ रही थी वो यही है कि शाह फैजल ने इस्तीफा तो दे दिया था लेकिन इनका इस्तीफा अभी तक स्वीकृत नहीं हो सका था और अभी भी डीओपीटी के अंतर्गत वे सर्विंग ऑफिसर के तौर पर ही इंडिकेट किए जा रहे थे। तो इस कंटेक्स्ट में यहाँ पर ये बातें क्लियर हो जाती हैं कि उन्होंने जिस प्रक्रिया के आधार पर इस्तीफा दिया था वो इस्तीफा तो एक प्रक्रिया तो पूरी हो गई थी लेकिन जो दूसरी प्रक्रिया थी वह पूरी नहीं हो सकी थी और इस लिहाज से यह अब आसान हो गया उनके लिए कि फिर से वो आईएएस की सेवा में वापस आ जाए। यहाँ पर एक बात और ध्यान रखिए कि शाह फैजल ने इस्तीफा दे तो दिया था और इस्तीफा देने के बाद उनके इस्तीफे को स्वीकार कर लिया जाता, ठीक है। ये तो अभी एक केस है कि इस्तीफा स्वीकार ही नहीं किया गया तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन दूसरा केस ऐसा भी बन सकता था कि यदि उनके इस्तीफे को स्वीकार कर लिया जाता तब फिर 90 दिन के अंतर्गत 90 डेज का एक पीरियड होता है, इस पीरियड के अंतर्गत यदि कोई भी आईएएस अधिकारी चाहता है तो अपने इस्तीफे को विथड्रॉ कर सकता है, वापस ले सकता है। तो फिर यहाँ पर यह देखा जाता है कि उस व्यक्ति ने किसी पॉलिटिकल पार्टी को तो ज्वाइन नहीं कर लिया है या फिर किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को तो ज्वाइन नहीं कर लिया है जो कि पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ हो या फिर पॉलिटिकल स्टेटस से जुड़ा हुआ हो, है ना। तो इन बातों का यहाँ पर ध्यान रखा जाता है। लेकिन जहां तक बात है शाह फैजल की, शाह फैजल ने निश्चित तौर पर एक पॉलिटिकल पार्टी बना ही ली थी लेकिन उनके इस्तीफे को स्वीकार नहीं किया गया था। यदि स्वीकार कर लिया जाता पहले ही इस्तीफा तब तो बात ही अलग थी, है ना। तो ये सारी जो व्यवस्थाएं हैं, ये सारी जो प्रक्रियाएं हैं यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाती है किसी भी आईएएस ऑफिसर के इस्तीफे के संदर्भ में। तो फिर आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि आईएएस बनना जितना मुश्किल है लगभग उतना ही मुश्किल है आईएएस के पद से इस्तीफा देने की प्रक्रिया, है ना। तो आज की चर्चा हम यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं किसी और टॉपिक में किसी और मुद्दे के साथ। तब तक अच्छे से पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। ऑल द बेस्ट।